करेंगे हम इस टॉपिक को एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन से। एक्सपेरिमेंट कितने टाइप के होंगे? बेसिकली एक्सपेरिमेंट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक एंड दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो हम अपनी लैब्स में करते हैं। मतलब अगर एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया और वही एक्सपेरिमेंट अगर हम दोबारा परफॉर्म करें तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट सेम रहेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हर ट्रायल में रिजल्ट सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, मान लो फर्स्ट टाइम हेड आ जाए तो सेकंड टाइम कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हम कुछ श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि सेकंड टाइम क्या आएगा। सिमिलरली एक और एक्सपेरिमेंट डाइस, क्यूबिकल डाइस। क्यूबिकल डाइस अगर हम फेंकते हैं तो हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, इसमें से कुछ भी आएगा। मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हम एक डेफिनेशन लेते हैं, सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? व्हाट इज सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन ये है कि इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आप कॉपी कर लें। सर व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल outcomes of a random experiment. For example, coin. अगर हम coin की बात करें जो fair coin है, उस केस में जो sample space होगा वो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, या तो head या tail। बोल क्लियर है? दूसरा सैंपल स्पेस हम एग्जांपल ले लेते हैं डाइस का। अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस, क्यूबिकल डाइस की अगर हम बात करते हैं तो डाइस में अपने पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। वो कौन कौन से? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो ये डाइस का सैंपल स्पेस है। अब ये बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के सैंपल स्पेस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉइन्स में, यहां पर कॉइन सिर्फ एक कॉइन हम लोगों ने यूज किया। हम कॉइन को बढ़ा देते हैं। एक कॉइन की जगह मान लो हमारे पास 2 कॉइन्स हैं। 2 कॉइन्स हैं तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 कॉइन्स के केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 कॉइन्स के केस में आप ये देखो कि आउटकम क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले या तो ये हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या ये हो सकता है टेल हेड आए, या ये हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो 2 कॉइन्स के केस में सैंपल स्पेस हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही हम डाइस में भी नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर डाइस में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फाइंड सैंपल स्पेस इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। डाइस थ्रोन ट्वाइस। अगर डाइस को हम 2 बार उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? अब देखो डाइस की बात है, डाइस अगर कुछ नहीं साथ में लिखा हुआ है यानी कि क्यूबिकल डाइस। क्यूबिकल डाइस की बात है तो हमारे पास एक डाइस या फिर एक ट्रायल में 6 आउटकम्स हैं। 6 आउटकम्स हैं तो 2 ट्रायल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 ट्रायल्स में पॉसिबिलिटी ये है कि पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आ जाए। पहले में 1, दूसरे में 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। सिमिलरली 2 के साथ, सिमिलरली 3 के साथ, सिमिलरली 4 के साथ एंड सिमिलरली 5 के साथ। तो टोटल हमारे पास जो आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे 36। तो अगर एक डाइस को 2 बार उछाला जाए तो उसके सैंपल स्पेस में हमारे पास 36 एलिमेंट्स हैं, 36 एलिमेंट्स हैं। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक और वे है, एक और मेथड है, वो ये जिसे हम नाम देते हैं ट्री डायग्राम।
ट्री डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग, ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हम लोगों ने। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास हम लोगों ने पहले डाइस उछाल दी। अगर पहली डाइस उछाली तो हमारे पास कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी आउटकम हमारे पास फर्दर 6 आउटकम्स हैं। 6 ये और हर केस में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट्स हो गए अगर हम एक डाइस को 2 बार उछालते हैं। उसे आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं सैंपल स्पेस का। क्वेश्चन ये है कि अ कॉइन इज थ्रोन, अ कॉइन इज टॉस्ड। लिखें आप क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड if it shows head, then a dice. If it shows head, then a dice is thrown. If it shows tail, then again a coin is tossed. इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कॉइन भी फेयर है एंड डाइस भी फेयर है। अब इसका सैंपल स्पेस अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें परफॉर्म क्या चीज करनी है? पहले हमें टॉस करना है कॉइन को, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ट्रायल क्या है? अगला एक्सपेरिमेंट क्या है कि जैसे ही हम कॉइन टॉस करते हैं, हमें या तो डाइस टॉस करना है या कॉइन टॉस करना है, वो डिपेंड करता है आउटकम पे। अगर हेड आता है तो हमें डाइस टॉस करनी है, अगर टेल आता है तो फिर दोबारा हमें कॉइन टॉस करना है। तो हमारे पास ये आउटकम्स हो सकते हैं, हेड के साथ 1 2 3 4 5 6, टेल हेड टेल टेल। अब इसी सैंपल स्पेस को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट की फॉर्म में ये सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1H 2H 3H 4H 5H 6H। इसके बाद सैंपल स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हम स्टार्ट करेंगे यहां से, हेड 1 H1 H2 H3 H4 H5 H6 और आगे T H and T T। दिस इज सैंपल स्पेस फॉर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। अब इस सैंपल स्पेस में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैंपल स्पेस का मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा दैट इज सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के बाद जो अगली डेफिनेशन है वो आप लिखें, इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट का मतलब मान लो अपने पास कोई भी सैंपल स्पेस है, उसका कोई भी अगर हम सबसेट उठा लें, दैट सबसेट इज कॉल्ड इवेंट। तो आप इवेंट की डेफिनेशन लिखिए, इवेंट की डेफिनेशन लिखिए आप। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, any subset of sample space is called an event.
For example, in case of cubical dice. For example, in case of fair cubical dice. Fair होना जरूरी है. In case of fair cubical dice, what is sample space? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is sample space. Event का मतलब इसका कोई भी सबसेट. For example, A1. अगर हम सिर्फ odd numbers की बात करते हैं तो एक sample space है. इसका A2. अगर सिर्फ इवन नंबर की बात करते हैं तो ये भी एक इवेंट है. A3. अगर हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो ये भी एक इवेंट है. तो आप इस चीज का ध्यान रखना. व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. अब सैंपल स्पेस, इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. अब यही एक और डेफिनेशन जो अपने को पता होनी चाहिए वो है सैंपल पॉइंट. सैंपल पॉइंट. व्हाट इज सैंपल पॉइंट? सैंपल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सैंपल पॉइंट मीन्स एनी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस. तो आप ये बात लिख सकते हैं. व्हाट इज सैंपल पॉइंट? सैंपल पॉइंट इज एनी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस. एनी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज सैंपल पॉइंट. अब आगे हमें इन दोनों का लिंक बनाना है. इन दोनों का क्या लिंक है वो आप सुनिए. इन दोनों से जो टर्म इंड्यूस होती है, जो टर्म मिलती है हमें, उसका नाम है एलिमेंट्री. एलिमेंट्री इवेंट. उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट. व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट? आप लिखें इसकी डेफिनेशन. एन इवेंट which contains only one sample point is called elementary event. मतलब एक इवेंट अगर अपने पास है वो सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही सैंपल पॉइंट को अगर कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट. अब उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट. अब इसका एग्जांपल मान लो सेम फेयर डाइज अपने पास है. फेयर डाइज को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है वो अपने को पता है, लेकिन उस सैंपल स्पेस में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. अब एलिमेंट्री सैंपल पॉइंट्स कितने हुए? 6. 1 2 3 4 5 6. एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो मैं लिखता हूं एन इवेंट दिस. क्या ये सबसेट है सैंपल स्पेस का? यस है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है? हाँ वो भी है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज एन एलिमेंट्री इवेंट. डाइस के केस में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि डाइस के केस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, तो आपको फटाक से आपको आंसर देना है कि 1 2 3 4 5 6. 6. यानी कि डाइस के केस में एलिमेंट्री इवेंट्स कितने बन सकते हैं? 6. और उन एलिमेंट्री इवेंट्स में एलिमेंट्स क्या होंगे? सैंपल पॉइंट्स. क्या ये बात क्लियर है आपको? इसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो है एम्प्टी इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. देखो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या हुआ? एक डाइस मैंने फेंकी. अब उसमें मैं पूछता हूं कि अगर वो फेयर डाइस है जिसके आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, तो बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि 7 आ जाए? क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डाइस में 6 ही नंबर्स लिखे हैं तो 7 कैसे आ सकते हैं? तो इस टाइप का जो भी इवेंट होता है उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। बात क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं एन इम्पॉसिबल इवेंट इज द इवेंट, एन इम्पॉसिबल इवेंट इज द इवेंट विच इज एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल when a fair dice is thrown, when a fair dice is thrown, then getting 7 is an impossible event. Is it clear? अगली जो डेफिनेशन है वो है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का क्या मतलब हुआ? नाम से इंडिकेट हो रहा है कि श्योर मीन्स श्योर। अगर हम एक गेम खेलते हैं कि कॉइन टॉस करेंगे, जो आउटकम बोलेगा वो जीत जाएगा, और मैं बोल देता हूं कि कॉइन अगर टॉस करेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये कैसा इवेंट हुआ? कॉइन टॉस किया, फेयर कॉइन है, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड या टेल आने का चांस क्या है? आप कहोगे इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता अगर फेयर कॉइन है। तो इस टाइप का जो इवेंट है वो श्योर इवेंट होगा, जिसका होना श्योर है, दैट इज श्योर इवेंट। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन इवेंट इज श्योर इफ इट मस्ट अकर। अगर ये हर हालत में अकर करेगा तो इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कॉइन, हेड या टेल आना इज श्योर इवेंट। क्या ये बात क्लियर है आपको? आगे हम चलते हैं अगली डेफिनेशन। श्योर इवेंट के बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? मान लो हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के 2 सबसेट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं। देखो, अगली डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम? लेट A and B be 2 events such that A intersection B is 5। अगर 2 इवेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उन 2 इवेंट्स को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। डायग्रामेटिकली इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये A ये B, ये 2 इवेंट्स हैं, ये सैंपल स्पेस है। अब देखो, क्या A एंड B में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं, फेयर क्यूबिकल डाइस। एक इवेंट मैं लिखता हूं A, मैं लिखता हूं ऑड नंबर्स, एंड B हमारे पास होगा इवन नंबर्स। क्वेश्चन ये है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि A एंड B इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इज इट क्लियर? अगले डेफिनेशन जो हमारी होगी, ये क्लियर है? आप ये कॉपी कर लें।
क्या ये बात क्लियर है आपको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कोई डाउट? अब देखो अगली जो डेफिनेशन है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अब आपको देखना है एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, तो आप लिखें इसकी डेफिनेशन। अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, a collection of events is called exhaustive. A collection of events is called exhaustive if their union is sample space. क्या ये बात क्लियर है? मतलब अगर हमारे पास कलेक्शन है, ये मान लो आपका सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है, ये A1 इवेंट, ये A2 इवेंट, ये A3 इवेंट एंड बाकी बचा हुआ A4 इवेंट। अब इस केस में अगर हम यूनियन की बात करते हैं, A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, A4, तो इन सभी का यूनियन S आ जाता है। S का मतलब सैंपल स्पेस। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तुम कहोगे नहीं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, ये A1 इंटरसेक्शन A2 है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सभी इवेंट्स मिलके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। लेकिन क्या एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव है ये। क्यों? क्योंकि सभी का यूनियन हमें सैंपल स्पेस दे रहा है। अब यही चीज एग्जॉस्टिव इवेंट हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल वही पुराना अपना डाइस वाला एग्जांपल। एक डाइस है, एक फेयर डाइस है, उसे थ्रो किया तो अपने को ये तो पता है कि सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब इन 6 एलिमेंट्स में अगर मैं ए इवेंट डिफाइन करता हूं ऑड नंबर्स तो ये आएगा। अगर बी इवेंट डिफाइन करता हूं प्राइम नंबर्स तो ये आएगा। अगर सी इवेंट डिफाइन करता हूं मैं इवन नंबर्स तो ये आएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या ये 3 इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं? क्या ये 3 इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं? तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, यानी कि these three are exhaustive events। बोलो क्लियर है ये? एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लिखे आप, मान लो एक कॉइन टॉस किया 3 बार, ठीक है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब सबसे पहले तो अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस होगा क्या? सैंपल स्पेस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे पास 8 एलिमेंट्स आएंगे, जो हम लोगों ने पीएनसी में सीखा भी था। 8 एलिमेंट्स क्यों आएंगे? क्योंकि हर कॉइन की 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 × 2 × 2, तो 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या होगा उसे लिखने का एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ट्री डायग्राम बनवाया था हम लोगों ने, और तीसरा तरीका आपके पास अगर 3 कॉइन्स हैं तो सैंपल स्पेस आप सीधा लिख सकते हो, 4 हेड लिख लो, 4 टेल, यहां फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ए एक इवेंट है, अब लिख लें साथ में, इफ ए इज एन इवेंट सच दैट, इफ ए इज एन इवेंट सच दैट at least 2 head will occur. A is event if at least 2 heads
will occur. B event, if at least 2 tails will occur. ठीक है. C event, if exactly 1 head will occur. तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि पहले आप ए इवेंट बना लोगे. ए इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एटलीस्ट 2 हेड्स. ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये, बस ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास ए इवेंट में आ गए. बी इवेंट एटलीस्ट 2 टेल्स. 2 टेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. मतलब ए एंड बी इन दोनों ने ही पूरे सैंपल स्पेस को कवर अप कर लिया. तो सी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये था कि क्या ए बी सी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? आंसर क्या होगा? हाँ, ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. क्या ये बात क्लियर है? अब देखो अगली डेफिनेशन जो हमारी है, अगली डेफिनेशन हमारी है इक्वली लाइकली इवेंट्स. अगली डेफिनेशन हमारी ये है इक्वली लाइकली इवेंट्स. नाम से पता चल रहा है इक्वली लाइकली, यानी कि जिनके अक्रेंस की प्रेफरेंस, जिनकी प्रेफरेंस सेम हो. मेरी बात क्लियर है? तो इक्वली लाइकली इवेंट की डेफिनेशन आप लिख लें. लिखें. 2 events are said to be equally likely. 2 events are said to be equally likely if chance of their occurrence is same. If chance of their occurrence is same. For example, वही अपना पुराना एग्जाम्पल, फेयरडाइस जिसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 था, 5 and 6 था. अब ये अपने पास सैंपल स्पेस है. अगर ए इवेंट डिफाइन करते हैं हम 1 2 3, बी इवेंट हम डिफाइन करते हैं 3 4 5. क्वेश्चन ये है कि क्या ए एंड बी इक्वली लाइकली हैं? सिंपल सा फंडा है, जो चांस ए का होने का है वही चांस बी का होने का भी तो है. क्यों? क्योंकि ए में भी जो फेवर्स हैं वो 3 है, बी में भी 3 फेवर्स हैं. तो क्या ये दोनों इक्वली लाइकली हैं? यस, ए एंड बी आर इक्वली लाइकली. दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉइन हम एक ले लेते हैं. ठीक है, कॉइन हम एक ले लेते हैं. कॉइन का सैंपल स्पेस है 10. अगर ए इवेंट अक्रेंस ऑफ हेड है एंड बी इवेंट टेल का आना है, तो बताओ क्या ये दोनों इक्वली लाइकली हैं? हाँ, ये दोनों भी इक्वली लाइकली हैं. क्यों? क्योंकि जो चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है अगर कॉइन फेयर हो. फेयर होना जरूरी है. बात क्लियर है? अगर दोनों ओर हेड आ जाए किसी कॉइन में तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो ये मतलब हुआ कि हमेशा हेड ही आएगा. तो इसलिए फेयर कॉइन में चांस दोनों का बराबर है. तो इक्वली लाइकली का मतलब 2 इवेंट्स जिनके अक्रेंस का चांस बिल्कुल बराबर हो, दोज इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स. अब इन डेफिनेशंस के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर पाए. बात क्लियर है? तो क्या ये कॉपी कर दिया? ये क्लियर है आप लोगों को? तो लिखें आप,
हाँ, तो हम अब तैयार है प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखें। इफ इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर हाँ भाई लिखिए, आप डेफिनेशन लिखिए। इफ इन एन एक्सपेरिमेंट n denotes number of mutually exclusive, equally likely and exhaustive events. N denotes mutually exclusive, equally likely and exhaustive events, right? And an event A can occur in जो हम लोगों ने डेफिनेशंस की हैं उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अब लिखेंगे डेफिनेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। लिखो आप, इफ एन डिनोट्स equally likely, mutually exclusive and exhaustive events. If n denotes equally likely, mutually exclusive and exhaustive events, and an event can occur, and an event A and लिखो भाई, डेफिनेशन लिखो प्रोबेबिलिटी की। इफ n denotes number of mutually exclusive, exhaustive and equally likely events, ठीक है। n denotes mutually exclusive, exhaustive and equally likely events, and m represent in which m represent number of ways, and m represent number of ways in favor of an event A, and m represent number of ways in favor of an event A. Then probability of A या फिर probability of occurrence of A is equals to m upon n। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं is equals to favorable cases upon total cases।
is equals to favorable cases upon total cases. This is probability of A. अब probability की definition से एक बात अपने को बिल्कुल क्लियर है कि अगर A इवेंट है and X सैंपल स्पेस है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो ये M है, M की वैल्यू हर हालत में 0 से तो बड़ी होगी and M की वैल्यू हर हालत में N या N के बराबर या N से छोटी होगी। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं N से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो उस केस में हमारे पास ये आ जाते हैं। What is this? 0. What is this? Probability of A. And what is this? 1. तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 क्लोज टू 1 क्लोज होगी। वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहीं से एक और चीज ड्राइव करते हैं। हम लोगों ने कहा कि M की A की फेवर में M केसेस हैं। A की फेवर में M केसेस हैं, तो A के अगेंस्ट कितने केसेस हैं? कितने केसेस हैं जो A को फेवर नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि A को N माइनस M फेवर नहीं करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है A कॉम्प्लीमेंट की। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A डज नॉट अकर। तो P A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस केस में फेवरेबल केसेस N माइनस M एंड टोटल केसेस N। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस M अपॉन N इक्वल्स टू P A कॉम्प्लीमेंट। तो यह आ गया 1 माइनस P A इक्वल्स टू P A कॉम्प्लीमेंट। तो एक और रिजल्ट हमारे पास आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। बोलो सही है? क्लियर है? अब यहां से हमें यह पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद दो और टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से ही डिफाइन की गई हैं, हम लोगों ने यह डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A M अपॉन N। M अपॉन N का मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल। यहीं से हम दो चीजें और डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 1, odds in favor of A. Number 2, odds against favor। odds in favor का बड़ा सिंपल सा फंडा है। odds in favor फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल। तो ऊपर से बिल्कुल क्लियर है कि फेवरेबल की अगर बात करें तो वो तो M है, लेकिन नॉन फेवरेबल की अगर बात करें, देखो ये फेवरेबल ये टोटल, ये फेवरेबल ये टोटल, नॉन फेवरेबल कितने होंगे? N माइनस M। तो ये आ गया हमारे पास N माइनस M। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर odds इन फेवर। अगली डेफिनेशन odds अगेंस्ट फेवर। odds इन फेवर फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल, odds अगेंस्ट फेवर नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास बनता है वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल N माइनस M अपॉन M। क्या ये बात क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। उसके बाद उस पर बेस्ड दो और टर्म्स पूछी जा सकती हैं, odds इन फेवर, odds अगेंस्ट फेवर। odds इन फेवर फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल, अगेंस्ट फेवर नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो ये डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी की, उस पर बेस्ड दो और टर्म्स। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। तो लिखें आप, क्वेश्चंस हम करते हैं।
लिखें आप क्वेश्चन। An old man while dialing a 7-digit number, after dialing 5 digits, he suddenly forgets the other 2 digits. After dialing 5 digits, he suddenly forgets the other 2 digits. But he remembers that those 2 digits are different. So he randomly dials 2 digits. What is the probability that he dials correct number? अब भाई बूढ़ा आदमी है 5 डिजिट डायल किए, 5 डिजिट डायल करते ही भूल गया अगले 2 डिजिट कौन से, तो क्या करेगा वो रैंडमली डायल कर देगा। लेकिन उसे ये याद है कि दोनों डिफरेंट है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉब्लम सिर्फ इन 2 जगहों पे है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायल कर चुका है। अब इन 2 जगह के लिए अगर हमें इन 2 जगहों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी की एक ही डेफिनेशन है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल की अगर हम बात करते हैं, फेवरेबल केसेस की बात करते हैं, तो फोन नंबर तो एक ही है ना, एक ही फोन नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि फेवरेबल केस सिर्फ एक होगा जो करेक्ट फोन नंबर है। टोटल केसेस हल्की सी कंडीशन है इसमें, उसे यह पता है कि ये दोनों डिफरेंट है। अब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो टोटल केसेस कितने होंगे, इसे वो डायल कर सकता है 10 वेज में, इसे वो डायल कर सकता है 9 वेज में, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। अब डेफिनेशन ले आओ। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल यानी कि 1 अपॉन 10 into 9 यानी कि 90। ये हमारा आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन लिखें आप, सेकंड क्वेश्चन लिखें। What is the probability of getting at least one head? What is the probability of getting at least one head if a coin is thrown thrice? What is the probability of getting at least one head? If a coin is thrown thrice. आप देखो, एक तो मेथड अपने पास ये है कि हम पूरा सैंपल स्पेस बना ले, और सैंपल स्पेस 3 के केस में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, 4 हेड्स 4 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इवेंट क्या है हमारा, इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो पहला स्टेप इवेंट डिफाइन करो, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये सिर्फ एक ऐसा है जो फेवरेबल नहीं है। यानी कि इवेंट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इक्वल्स टू 7, एंड सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? बताओ भाई क्या होगी ए की प्रोबेबिलिटी? अरे अगर फेवरेबल केसेस 7 हैं एंड टोटल केसेस 8 हैं तो प्रोबेबिलिटी 7/8। इसी क्वेश्चन को सोचने का अपने पास एक और मेथड भी है। क्वेश्चन ये है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। इसी बात को हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 माइनस नो हेड। मतलब इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड का मतलब ऑल टेल का सिर्फ एक केस है हमारे पास, टेल। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 7/8। तो आंसर सेम वही आएगा जो यहां आया था।
इनफैक्ट हर क्वेश्चन को सोचने के हमारे पास दो ढंग तो हैं। ये हमें देखना है कि किस मेथड से हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown. ठीक है? A pair of dice is thrown. हेलो, हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए आप। A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown. Find the probability. First part. Find the probability. First part. Getting a doublet. Getting a doublet. Second part. Second part. Getting sum. Getting sum equals to 4. Third part. Getting sum equals to 7. ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? Find if a pair of dice is thrown, what is the probability? First part getting a doublet, second part getting sum equals to 4, third part getting sum equals to 7. अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो अपने को पेयर ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस चाहिए, जो हम बना चुके हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था। हमें यह पता है कि सैंपल स्पेस में टोटल 6 into 6 यानी कि 36 एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये वाला पार्ट। हमें गेटिंग अ डबलेट, मतलब हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो गेटिंग अ डबलेट है। अपने को डबलेट चाहिए, तो केसेस क्या क्या हो जाएंगे? 1 1 फेवरेबल केसेस 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। मतलब जो इवेंट है हमारा फेवर वाला, उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड सैंपल स्पेस में अपने को पता ही है 36 एलिमेंट है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल सा बन रहा है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने आए अपने पास? 6, एंड टोटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो 6 into 6 यानी कि 36 एलिमेंट्स, यानी कि आंसर इज 1/6। अब यहीं पर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि सम इज इक्वल्स टू 4। दोनों डाइस जो फेस शो कर रहे हैं, उन दोनों फेसेस का जो सम है वो 4 के बराबर आना चाहिए। ये अगला इवेंट है। अब देखो, सम 4 आना चाहिए, इसमें भी हम एक इवेंट, जो फेवरेबल इवेंट है वो हम पहले डिफाइन करते हैं। फेवरेबल इवेंट सम 4 यानी कि या तो 1 3 हो, या 2 2 हो, या 3 1 हो। हमारा इवेंट ये बनता है, अपने को कैलकुलेट करना है इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल केस 1 2 3, तो कितने फेवरेबल केस आए? 3। टोटल हम कैलकुलेट कर चुके थे पहले, 6 into 6 36। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 4? यह आ जाएगा हमारे पास 1/12। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सम हमें 7 चाहिए। आप एक बात ध्यान रखना, अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस इवेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। बेशक आप कैलकुलेट करके देख लो। ये देखो, अगर हमें सम 7 चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 एंड 6 1। फेवर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट्स अपने पास फेवर में। अब 6 एलिमेंट्स अगर हमारे पास फेवर में है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास? 6/36 यानी कि 1/6। और पेयर ऑफ डाइस में
7 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े, लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखें आप। आउट ऑफ, क्वेश्चन लिखें, आउट ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers, out of first 10 natural numbers, इसका फर्स्ट पार्ट, out of first 10 natural numbers, first part, what is probability to select two numbers, what is the probability to select two numbers such that both are relatively prime, two numbers such that both are relatively prime. Second part, what is the probability of selecting two numbers which are twin primes? What is the probability of selecting two numbers which are twin primes? Clear है? थर्ड पार्ट इसका लिखें, probability of selecting three numbers such that numbers are in AP. Probability of selecting three numbers such that numbers are in AP. तो ये 3 क्वेश्चंस अपने पास हैं। हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 10। हमें 2 नंबर, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट का इवेंट में हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। हमें 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो पहले आप इस इवेंट को डिफाइन कर लो। रिलेटिवली प्राइम 1 किस किस के साथ रिलेटिवली प्राइम है? 1 सभी के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि 1 से लेकर देखो आप क्वेश्चन लिखिए कि देयर आर 10 natural numbers, first part, if 2 numbers are selected, what is the probability that numbers are relatively prime? If 2 different numbers are selected, what is the probability that numbers are relatively prime? Second part, if 2 different numbers are selected, what is the probability of getting twin prime? What is the probability of getting twin prime? Third part, if 3 numbers are selected, what is the probability of getting an AP? What is the probability of getting an AP? Start हम फर्स्ट पार्ट से करते हैं। Different 2 numbers which are relatively prime. Different 2 numbers which are relatively prime. पहले आप इसका इवेंट बनाएंगे, दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, तो 1 के लिए 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 2 1 3 से लेकर 1 10। इसके बाद 2 के साथ क्या क्या बनेगा? 2 3 2 5 2 7 2 9। 3 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 3 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 4 3 5 3 7 3 8 3 10। 3 4 3 5 3 7 3 8 3 10। 4 के साथ 4 5 4 6 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 4 7 4 8 नहीं है, 4 9। 5 के साथ 5 6 5 7 5 8 एंड 5 9। अब इस केस में हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, यानी कि फेवरेबल केसेस जो हमारे पास होंगे वो होंगे 26 एंड टोटल केसेस हमें 10 में से कोई भी दो नंबर्स सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 10C2। तो 26 अपॉन 10C2 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट है ट्विन प्राइम। हमें ट्विन प्राइम चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब हमें फिर दोबारा इवेंट बनाना होगा। इवेंट की अगर बात करते हैं हम ट्विन प्राइम में, तो ट्विन प्राइम का मतलब दो ऐसे प्राइम्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, यानी कि 2 का कोई ट्विन प्राइम नहीं है। 3, 5, 5, 7, तो देयर आर ओनली 2 ट्विन प्राइम्स, यानी कि फेवरेबल केसेस सिर्फ 2 होंगे। अब प्रोबेबिलिटी की अगर यहां पर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 2 अपॉन 10C2। थर्ड केस हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं जो तीनों नंबर्स एपी में हो। 3 नंबर्स अपने को चाहिए, वो एपी में होने चाहिए। अब एपी की एक खासियत है, आप कोई भी 3 नंबर्स एपी के उठा लो, कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स एपी के उठा लो, अगर पहला नंबर ओड होगा तो तीसरा हर हालत में ओड होगा, अगर पहला इवन होगा तो तीसरा हर हालत में इवन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में जो फेवरेबल केस होगा, जो फेवरेबल बेस होंगी, वो क्या होंगी? या तो आपको पहला एंड लास्ट दोनों ओड चाहिए, या पहला एंड लास्ट दोनों इवन चाहिए। तो हम इस सैंपल स्पेस में से ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, 10 नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी 2 कैटेगरीज बनाएंगे, एक इवन एक ओड। अगर हम इवन की बात करते हैं तो हमारे पास 5 इवन है, उन 5 इवन में से हमें 2 इवन चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि तीसरा भी तो हमें तो 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 2 इवन नंबर्स अगर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए तो एपी बनाने के लिए तीसरे नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, तो सिर्फ एक चॉइस है, यानी कि इंटू 1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड इवेंट इज 5C2 into 1। सिमिलरली फॉर ओड 5C2 into 1। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस, यानी कि 5C2 प्लस 5C2, यानी कि 2 टाइम्स 5C2 अपॉन 10C2। ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर होगा। विदाउट देखिए आप अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर What is the probability that square of an integer randomly selected ends in S? What is the probability that square of an integer randomly selected ends in 6? मतलब कोई भी एक इंटीजर हम लोगों ने सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका स्क्वायर 6 पे एंड कर जाए? अब देखो स्क्वायर 6 पे एंड करना चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इंटीजर के? यूनिट प्लेस पे अगर 0 आता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? वो 0। इसके अलावा इंटीजर के यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1। 2 आ सकता है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4। 3 आ सकता है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9। 4 आ सकता है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 6। 5 आ सकता है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5। 6 आ सकता है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6। 7 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9। 8 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 एंड 9 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1।
अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के उसके स्क्वायर पे 6 आ जाए, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये 10 पॉसिबल केसेस हैं। इट मीन सैंपल स्पेस में हम 10 एलिमेंट्स मानेंगे। अब अपने को क्या चाहिए कि उसका स्क्वायर एंड करना चाहिए 6 पे, यानी कि इन 10 में से कितने फेवरेबल केसेस हैं? 1, 2 फेवरेबल केसेस हैं। इट मीन्स इस पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? फेवरेबल, यानी कि 2 अपॉन टोटल। टोटल कितने केसेस हैं? 10, यानी कि आंसर इज 1/5। क्लियर? क्वेश्चन जो है वो ये है कि A जिसके पास A has 3 shares of lottery in which there are 6 prizes, 3 blanks. B has 1 share of lottery in which 1 prize and 2 blanks. फाइंड क्या करना है? A's chance of success, ये अपने को कैलकुलेट करना है, एंड B's chance of success. अब A के पास कितनी लॉटरीज हैं? 3. अब देखो, अगर A के पास 3 लॉटरीज हैं तो उसके चांस, सक्सेस के चांस क्या क्या बन सकते हैं? या तो तीनों लॉटरीज उसकी लग जाए, या 2 लॉटरीज लगे, या 1 लॉटरी लग जाए. इट मीन्स A के सक्सेस के चांस ये हो सकते हैं कि तीनों लॉटरीज लग जाए. तीनों लॉटरी लग जाए, इसका चांस क्या है? 3C3. 3 लॉटरीज है, तीनों लग जाए, यानी कि हमें 3 सक्सेस वाली लॉटरी से 3 सक्सेस वाली लॉटरीज में से तीनों सिलेक्ट करनी है, या 3 में से 2 लॉटरीज लग जाए, यानी कि 3C2, या फिर कोई 1 लॉटरी लग जाए, यानी कि 3C1. इट मीन्स इवेंट ए के फेवरेबल केसेस ये हो जाएंगे विदाउट. अब अपने को टोटल पॉसिबिलिटीज चाहिए. टोटल पॉसिबिलिटीज के लिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, A has 3 shares of lottery in which there are 6 prizes, 3 blanks. B has 1 share of lottery in which 1 prize, 2 blanks.
फाइंड A चांस ऑफ सक्सेस एंड B चांस ऑफ सक्सेस ऑफ एंड कंपेयर। इस केस में पहले हमें कैलकुलेट करना है कि A की लॉटरी लगने के चांस क्या है। देखो A के पास 3 लॉटरीज हैं, तो सक्सेस उसे या तो ऐसी मिल सकती है कि 3 लॉटरीज है, तीनों में से 3 सिलेक्ट कर ली। दूसरी सक्सेस ये है कि 3 में से 2 लॉटरीज लग गई, यानी कि एक लॉटरी ब्लैंक वाली लॉटरी है। तीसरा सक्सेस का चांस ये है कि 3 में से तीनों लॉटरीज लग गई, यानी कि 3 में से एक ही लॉटरी लगी, यानी कि जो ब्लैंक है 2 लॉटरीज उसकी ब्लैंक है। तो उसके फेवरेबल केसेस ये आएंगे 3C3, 3C2, यानी कि 2 जो लॉटरीज हैं वो उसकी लग गई, एक ब्लैंक है, या फिर तीनों में से एक कोई लॉटरी लग गई एंड 2 ब्लैंक है। उसके सक्सेस के केसेस ये होंगे। टोटल केसेस हमारे पास 9 लॉटरीज हैं, 9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करनी है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो चेक कर लेना इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सक्सेस ऑफ बी की, सक्सेस ऑफ बी के पास सिर्फ एक ही लॉटरी है, बी हैज 1 शेयर ऑफ लॉटरी। लेकिन किस लॉटरी का शेयर है? उस लॉटरी का शेयर है जिसमें 3 में से एक प्राइज मिलता है और 2 ब्लैंक हैं। तो बी को सक्सेस मिलने की या फिर बी को की लॉटरी लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी के फेवरेबल केसेस एक ही है भाई, एंड टोटल केसेस, टोटल लॉटरीज ही 3 है। तो बी का जो चांस होगा वो 1/3 होगा, ए का चांस ये होगा। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इसे सोल्व करके लिख लें आप। ये वैल्यू आएगी 1, ये आएगी 18, ये आएगी 15 अपॉन ये वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू कैलकुलेट करके आप दोनों को कंपेयर कर लें। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस एंड बी सक्सेस। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट अपना है एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम और एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। इससे पहले कि इसके बारे में कुछ बात करें, हमें एक कॉन्सेप्ट, एक सेट का रिजल्ट याद होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो इसकी वैल्यू होगी ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ये चेंज हो जाएगा इसमें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एडिशन थ्योरम में सबसे पहले बेसिकली ये एडिशन थ्योरम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इन प्रोबेबिलिटी है। मान लो हमारे पास 2 इवेंट्स हैं A एंड B, हमें कैलकुलेट करना है अक्रेंस ऑफ A यूनियन B। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को A और B भी लिख सकते हैं, इसी बात को एटलीस्ट 1 आउट ऑफ दीज 2 भी हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं A यूनियन B की। वेन डायग्राम से इस चीज को हम समझते हैं। वेन डायग्राम A एंड B, ये A ये B, A यूनियन B या A और B या एटलीस्ट 1 आउट ऑफ A एंड B,
का मतलब ये पूरा शेडेड पोर्शन, ये एंड बी। अब इस शेडेड पोर्शन की अगर बात करते हैं हम, तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि इस शेडेड पोर्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब ये वाला पार्ट। लेकिन आप एक चीज पर ध्यान दो कि ये जो पार्ट है ये एक नहीं 2 बार काउंट हो गया। अगर 2 बार काउंट हो गया तो एक बार तो माइनस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा तो यहां पर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा। तो एक ढंग ये कैलकुलेट करने का, यूनियन कैलकुलेट करने का ये है। दूसरा मेथड, आप अगर इवेंट्स की बात करो तो इवेंट्स में हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि ये वो इवेंट है जो ए के फेवर में है, बी के फेवर में नहीं है। ये वो इवेंट है जो ए के फेवर में नहीं है, बी के फेवर में है, एंड ये वो इवेंट है जो ए एंड बी दोनों के फेवर में है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से ए यूनियन बी की एक और वैल्यू पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और तीसरा फंडा इसे लिखने का है 1 माइनस, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब कम से कम एक अक्कर कर जाए, तो 1 माइनस कोई भी अक्कर ना करे, 1 माइनस कोई भी अक्कर ना करे, कोई भी अक्कर ना करे। इसका क्या मतलब हुआ, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ना तो ए अक्कर करे एंड ना ही बी अक्कर करे। क्लियर है? और डायग्राम के हिसाब से इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला रीजन, ना ही ए ना ही बी। तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। यहीं पर 2 इवेंट्स के केस में ही एक और बात आपसे पूछी जा सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए ओनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए ओनली। अगर इसकी हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ए ओनली, इसकी अगर हम बात करते हैं तो डायग्रामेटिकली इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये ए ये बी, डायग्रामेटिकली ये हुआ इसका मतलब। अक्रेंस ऑफ ए ओनली, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला रीजन। इस रीजन की अगर हम बात करें तो देखो बिल्कुल क्लियर है, जो ये शेडेड रीजन है वो ए का ही रीजन है, लेकिन ए में से क्या चीज माइनस करनी है बताओ, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। यहीं पर एक और रिजल्ट पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन यहीं पर पूछा जा सकता है, वो ये अक्रेंस ऑफ ए ओनली था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 अक्रेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 इवेंट। एग्जैक्टली 1 इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली 1 इवेंट, डायग्रामेटिकली पहले तो चेक करो कि एग्जैक्टली 1 इवेंट का मतलब क्या हुआ। डायग्रामेटिकली एग्जैक्टली 1 इवेंट मीन्स ये शेडेड पार्ट एंड ये शेडेड पार्ट, ये एंड ये। अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है शेडेड पार्ट की। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये वाला शेडेड पार्ट ए का शेडेड पार्ट है, यानी कि पी ऑफ ए, ये बी का है यानी कि पी ऑफ बी। लेकिन पी ऑफ ए में ये काउंट हो रहा है, पी ऑफ बी में भी ये काउंट हो रहा है, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट है जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, वो एक नहीं वो 2 बार काउंट हो रहा है, जबकि उसे काउंट नहीं करना था। तो अगर उसे काउंट नहीं करना था और 2 बार काउंट हो रहा है तो हम ट्वाइस ए इंटरसेक्शन बी उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। बोल सही है? तो या तो आपसे यूनियन एटलीस्ट 1 पूछा जाएगा, या अक्रेंस ऑफ ए ओनली, या अक्रेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 इवेंट, उसका ये मतलब है।
एक और नई टर्म देखो, जो पिछले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किए हैं उनसे एक बात हम लोगों को क्लियर हो गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हर हालत में छोटा या बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, हर हालत में छोटा या बराबर होगा ए यूनियन बी से, एंड ये हर हालत में छोटा या बराबर होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी से। ये चीज आप ध्यान रखना, सही है? डाउट? अब एक नई टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, अक्यूट स्लैश। इस बात का क्या मतलब हुआ? पहले तो इस बात का मतलब समझो। इसका मतलब हम लोगों ने सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया। सैंपल स्पेस इस केस में एस नहीं बी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, इसका मतलब ये लिख लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ हमारे पास कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आ गई? कि बी ऑलरेडी अक्कर कर चुके हैं, यानी कि इसी डोमेन में रहकर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ए के बी से बाहर चले जाएं। अगर ए के एलिमेंट्स बी से बाहर चले गए तो मतलब यही हुआ ना कि सैंपल स्पेस से बाहर चले गए हम। तो इसका यह मतलब हुआ कि वो एलिमेंट्स जो ए में है बी में नहीं है, उन एलिमेंट्स को हटा देना है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फेवरेबल केसेस, इस केस में फेवरेबल केसेस ए के नहीं होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के होंगे, क्योंकि ऐसा लिखने से ऑटोमेटिकली वो सारे नंबर्स बाहर चले गए जो ए में थे बी में नहीं थे। एंड सैंपल स्पेस इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बाय डिफॉल्ट अपॉन एंड अपॉन दिस। यानी कि हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन n ऑफ डी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसके लिए ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एंड ये भी, दोनों का मतलब सेम है। यहीं से अगर हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई कि ए अपॉन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से एक रिजल्ट और हमारे पास आता है कि probability of A intersection B is equals to probability of A when B has already occurred into probability of B। सही? तो A intersection B की ये वैल्यू आ गई, यानी कि A intersection B is product of two probabilities, यानी कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सिमिलरली अगर यहां से हम b अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a अपॉन b यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाली टर्म इज नीचे, b अपॉन ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाली टर्म इज नीचे, एंड ऊपर इंटरसेक्शन ही आएगा। मतलब यहां से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया a इंटरसेक्शन b का।
A intersection B का रिजल्ट probability of B when A has already occurred into probability of A। अब इन दो रिजल्ट से A इंटरसेक्शन B की वैल्यू नजर आ गई अपने को। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू probability of A when B has occurred भी हो सकती है into probability of B, ये भी हो सकती है एंड ये भी हो सकती है B upon A into probability of A। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। अब इस पर बेस्ड A when B has occurred, A when B has occurred का मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई है कि B के होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आपको कि B के होने से A पर कोई फर्क ना पड़े, तो उस बात का मतलब क्या हुआ? उस बात का मतलब हुआ कि A when B has already occurred is equals to probability of A। ठीक है, ये कॉपी करो, फिर वो कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोगों ने ये A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, A एंड B इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? A एंड B इंडिपेंडेंट का मतलब A के होने या ना होने से B पर फर्क ना पड़े। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड, B के होने या ना होने से A पर फर्क ना पड़े। ये मतलब है इंडिपेंडेंट का। अब ये मतलब अगर इंडिपेंडेंट का है तो ये चीज तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड की वैल्यू हमारे पास ये आई थी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। लेकिन अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो ये चीज रिप्लेस हो सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A से। इट मीन्स हमारे पास जो नया रिजल्ट आया वो ये आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस इज कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी कंडीशन ये रहेगी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि नाम इंडिपेंडेंट है इसलिए कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि A एंड B इंडिपेंडेंट मीन्स बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर A एंड B नॉन जीरो होंगे तो वो इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन जीरो यानी कि प्रोडक्ट नॉन जीरो, प्रोडक्ट नॉन जीरो यानी कि A इंटरसेक्शन B नॉन जीरो, यानी कि A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट अलग इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग टाइप के इवेंट्स हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के आगे दो चार रिजल्ट्स हैं। वो क्या है कि अगर इफ A and B are independent, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो पहला रिजल्ट A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा रिजल्ट A कॉम्प्लीमेंट एंड B भी इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरा रिजल्ट A एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये तीन रिजल्ट हमारे पास आते हैं। इन तीनों रिजल्ट में से एक रिजल्ट मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, बाकी रिजल्ट्स आप प्रूव कर लेना। क्वेश्चन ये है, कंडीशन ये है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट। A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास क्या चीज गिवन है ये आप पहले तो बताओ। बोलो भाई, इसका क्या मतलब हुआ? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं इसे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है, हमें प्रूफ ये चीज करनी है। अब इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बोल सही है? कोई डाउट? हमें प्रूफ क्या चीज करनी है? हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमें ए यूनियन बी किसी तरह से लाना है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ याद करो। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अपने को ये लगता है यार ए यूनियन बी आ जाए बात बन जाएगी, और क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि ए यूनियन बी तो लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोल सही? अब इसके बाद यह आ जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी। 1 माइनस ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये वैल्यू किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। तो एक रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया, बाकी दो तुम खुद कर सकते हो। मतलब कभी भी आपको यह दे दिया जाए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ए एंड बी इंडिपेंडेंट पर बेस्ड है, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ए एंड बी इंडिपेंडेंट पर बेस्ड है वो ये है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में अननोन 3 नहीं 2 रह जाते हैं। वो कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किससे रिप्लेस हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है, एक ये भी है। क्लियर है? अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 7/8, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/4, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 5/8। हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखो ए कॉम्प्लीमेंट पता है, ए कॉम्प्लीमेंट पता है, यानी कि यहीं पर हमें पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास किसके बराबर होगा। आप अलग से इसे लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस 5/8, इट मीन्स 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता चल गई क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी। कंडीशन एक और लिख लें इसमें कंडीशन ये भी है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन ये है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 7/8, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, ए कॉम्प्लीमेंट 5/8 एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस 5/8, पता चल गया कैसे आया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4। लेकिन ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 3/8, तो ए की प्रोबेबिलिटी 3/8 आप यहां पुट कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो ये आ गया 8/3 इंटू 4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/3। क्लियर है। ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, बी की आ चुकी है। इसके बाद अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ए हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 7/8, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, ए कॉम्प्लीमेंट 5/8। हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले पी ए, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए का मतलब 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, तो वैल्यू आ गई 3/8। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहां से आएगा, ए यूनियन बी है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ये हुआ कि हमें ए यूनियन बी को यूज करना होगा। ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए यूनियन बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, सही है, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, सही है। ठीक है, 7/4, 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4। इसे जैसे ही सोल्व करेंगे तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी, इसे इधर ले आए, ये आ जाएगा 7/8। इसे इधर ले आए, इसे इस साइड 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4/8 प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 4/8 यानी कि 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 3/4।
अब आखिरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है A when B has already occurred, probability of A when B has already occurred. तो probability of A when B has already occurred उसकी वैल्यू होगी A intersection B अपॉन probability of B. ये बात क्लियर है? अब देखो A when B has already occurred, probability of A intersection B, क्या ये वैल्यू हमारे पास है? ये वैल्यू गिवन है 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर हम बात करते हैं तो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3/4. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 1/3. क्या क्लियर है? ये हमारे पास क्वेश्चन था. ए एंड बी पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकी चीजें जो भी कैलकुलेट करनी है वो ये है. लिखे भैया अगला. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप. क्वेश्चन, A problem is given to two students A and B independently. A problem is given to two students A and B independently. Probability that A solves the problem is 1/2. Probability that A solves the problem is 1/2. And probability of solving it by B is 1/3. And probability of solving it by B is 1/3. What is the probability that problem is solved? What is the probability that problem is solved? अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, यानी कि कम से कम इन दोनों में से कोई एक तो सोल्व करे. तो इससे सोल्व करने के अपने पास एक तो मेथड ये है कि कोई एक तो सोल्व करे, यानी कि A यूनियन B. A यूनियन B का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/6. सेकंड अप्रोच ये है, क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो किसका उल्टा है? वो उल्टा है कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, यानी कि 1 माइनस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट. मतलब ना तो A से प्रॉब्लम सॉल्व हो ना B से प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो माइनस कर दो 1 में से, तो अपने पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. इसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 3/6, 2/6, 3, 2, 4, 4/6 यानी कि 2/3. इसकी अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस A कॉम्प्लीमेंट हाफ, B कॉम्प्लीमेंट 2/3, यानी कि फाइनल आंसर 6 माइनस 2 4/6 यानी कि 2/3. तो अप्रोच कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है कि किस पर्टिकुलर टाइम में कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी.